brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। रुक करते हैं निष्ठा हैबर का ये जानने के लिए कि ये परजीवी वाला जो जाइब था प्रधानमंत्री के भाषण में, इसके मायने क्या हैं, और जब हम ये जानते हैं कि इस सरकार की सेहत अब इस बात से तय होगी कि अगले 1.5-2 साल में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ भाजपा कैसी परफॉर्मेंस देती है, तो महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बीजेपी क्या कोर्स करेक्शन करती दिख रही है। निश्ला, देखिए, परजीवी के साथ साथ एक बालक बुद्धि भी कहा गया था। कई लोगों ने उसका अंग्रेजी में तर्जमा इम्बेसिल निकाला था। वो इम्बेसिल नहीं है, वो इन्फेंटलिज्म है। तो वो जो पप्पू की व्याख्या राहुल गांधी इस इलेक्शन में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अपने पीछे छोड़ चुके हैं, उसको फिर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा उनके भाषण में। प्रधानमंत्री और जो जिस तरीके से उन्होंने अपॉइंटमेंट्स किए हैं अपने मंत्रियों के, अपने प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में, पीएमओ के ऑफिशियल्स में बहुत कंटिन्यूटी, और लोकसभा स्पीकर में भी कंटिन्यूटी दिखाने की कोशिश की है। वो ये बताने की कोशिश की है कि ये मोदी 2.1 है, मोदी 3.0 नहीं है, कोई नया कुछ नहीं है। जैसे वो 300 पे थे वो अभी भी 240 पे हैं, लेकिन ये एक प्रोजेक्शन है। बहुत सारी चीजें ऐसी इस तरीके से नहीं हो रही। पहली बात तो आप इस इलेक्शन के इस पार्लियामेंट सेशन से भी पहले अगर आप जाएंगे तो जून 10 को मोहन भागवत जी का जो एक संबोधन था, उसी से मैं ये कहूंगी कि बातें शुरू हुई कि ये मोदी 3.0 ही होना चाहिए, 2.1 नहीं होना चाहिए। 240 है। जिस तरीके से उन्होंने चीजों को रखा मणिपुर के बारे में और पर्सनालिटी कल्ट के बारे में, तो ये बहुत साफ लग रहा था कि पार्टी का जो कंट्रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट की जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, बीजेपी की रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उस पर संघ को थोड़ी अब वो रास्ता निकालना चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा कंट्रोल वो भी असर्ट करेंगे। इस गवर्नमेंट में ऑपोजिशन अभी काफी अच्छे अच्छे मुद्दे जो हैं वो उठा रही है। नीट का मुद्दा उठा रही है और अग्निवीर का भी उन्होंने उठाया। तो लेकिन जो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है इस गवर्नमेंट की, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए ये आने वाले विधानसभा चुनाव में होंगे। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, और आगे जम्मू एंड कश्मीर में भी है, बट नॉट सो मच दैट। महाराष्ट्र इज द रियली बिग वन एंड हरियाणा, और उसको लेके बहुत जद्दोजहद चल रही है। उसके बीच में ये आरएसएस ने ये एक फंदा डाला है कि भाई हमसे पूछ के भी थोड़ा कुछ जो पार्टी अध्यक्ष है उसका चयन होना चाहिए। मैं एक एनेक्डोट आपको बताऊंगी। ये तो जब मैं कवरेज कर रही थी तब मैं इकोनॉमिक टाइम्स में थी, और 2014 के इलेक्शंस का आखिरी दिन था वोटिंग का, मई में था, May 12th आई थिंक, आई कुड बी रॉन्ग, बट उसमें ये प्रधानमंत्री जी मिले थे मोहन भागवत जी से, और कुछ मिठाई भी उनको परोसी गई थी कि भाई चुनाव तो अच्छा गया और लग रहा है कि पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार आएगी। तो तभी बातचीत हुई इन दोनों में, और ये कहा गया कि भाई अब तो नया पार्टी अध्यक्ष बनेगा और गडकरी जी भी गवर्नमेंट में आएंगे, पार्टी अध्यक्ष के लिए उसमें नहीं है वो। आपको याद होगा कि उसी टाइम पे 2012-13 के करीब गडकरी जी को सेकंड टर्म मिलने वाला था। वो आरएसएस बैक्ड कैंडिडेट माने जाते थे। फिर वो पूर्ति वाला पूरा स्कैम हुआ और राजनाथ जी को एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की तरह पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, जिनकी अगुवाई में ये इलेक्शन लड़ा गया था 2014 में। तो इन दोनों लोगों को मोदी जी ने कहा कि ये तो मेरी गवर्नमेंट में आएंगे, और इशारों में ये भी कहा कि भाई जो जिनको हम चाहते हैं वो बने पार्टी अध्यक्ष, और बने भी अमित शाह। और उसके बाद जब जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कृष्ण गोपाल जी को अपॉइंट किया गया, आरएसएस जो समन्वय वाला जो एक पोजीशन होता है, तो उसको भी प्रधानमंत्री से बातचीत करके ही, प्रधानमंत्री कार्यालय भी ये लोग गए, उनके मकान घर पे गए थे, ऑफिशियल रेजिडेंस पे गए थे बातचीत करते एक सवा महीने पहले, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो एक सामंजस्य वगैरह सब बिठाया गया था विद द अंडरस्टैंडिंग कि जिन्होंने पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सक्सेस का चेहरा है मोदी जी, उनके लिए थोड़ा डिफरेंस होगा। जब 300
सीटें आई तो वो डेफरेंस का सिचुएशन थोड़ा और गंभीर होता गया। 240 में अब सब फील कर रहे हैं कि हम थोड़ा अब असर्ट कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में स्पेशली जिस तरीके से पार्टियों को जोड़ तोड़ा गया था, एंड अजीत पवार को स्पेशली जब जिस तरीके से महायुति में शामिल किया गया था, और आरएसएस की जो काडर थी जो बिल्कुल नहीं निकली उनके प्रचार के लिए, ये सारी चीजें को अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी सिचुएशन है नहीं। और महाराष्ट्र में स्पेशली जो बीजेपी की एक वोट बैंक रही है 1980 के दशक से आगे बढ़ते हुए, वो रही है माधव कॉम्बिनेशन, माली, धंगर और वंजारी। और ये 3 ओबीसी कम्युनिटीज हैं। और एक नाथ शिंदे जी ने जिस तरीके से मराठा रिजर्वेशन और जरांगे पाटिल के साथ बातचीत करके उसको हैंडल करने की कोशिश की, क्योंकि दोनों ही नोबल मराठा कैटेगरी के नहीं है, तो उसको एक कॉमन ग्राउंड लेके उनको थोड़ा सा अपीस करने की कोशिश की। भीड़ वगैरह में काफी वायलेंस भी हुई उस मूवमेंट को लेके। तो ओबीसी भी काफी खार खाए हुए बैठे हैं बीजेपी को लेके। पंकजा मुंडे हार गई वो सीट, बीड़ की सीट। राव साहेब दानवे बगल का जालना हार गए। अभी अगर आप देखें जो इलेक्शन के बाद मूव किया है बीजेपी ने, पंकजा मुंडे को एमएलसी का कैंडिडेट बनाया है। और ये रेखा खडसे, जो एकनाथ खडसे जी थे जिनको हटाया गया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने जिनको साइडलाइन किया गया था, उनकी बेटी हैं, उनको एमओएस यहाँ अपॉइंट किया गया है। विनोद तावड़े जी तो खैर काफी प्रोमिनेंस में आ गए हैं। दिल्ली आने के बाद वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको देवेंद्र फडणवीस जी ने अलग कर दिया था। तो महाराष्ट्र को लेके बीजेपी जो है ये एक मैसेज जरूर देने की कोशिश कर रही है कि पुराना वोट बैंक और पुराने पूरी जो इनकी लीडरशिप है उसको यूनाइट करने की बारी आ गई है। आई डोंट नो कि 2 महीने में ये लोग कितना कर पाएंगे, बट कोशिश तो यही लगी हुई।